आज हम बहुत एक अहम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू आउटलाइन मेकिंग स्किल्स। डे वन पे हमने बात की थी कि हमने स्ट्रक्चर जो है उसको सीखना है। और स्ट्रक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि वी मस्ट नो कि बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं। देन आज हम सीख रहे हैं कि आउटलाइन कैसे लिखी जाएगी। फॉलोड बाय आउटलाइन वी विल लर्न थीसिस स्टेटमेंट एंड देन इंट्रोडक्टरी एंड कंक्लूडिंग पैराग्राफ। ये इस सैटरडे तक इन 6 दिन में हम इसको सीख लेंगे। बाय नेक्स्ट वीक वी विल लर्न अ फ्यू मोर थिंग्स। लेकिन इस सारी मतलब लेक्चर्स की सीरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट 5 लेक्चर्स पैराग्राफ के बाद हैं वो ये वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे यू वुड सी अ ड्रामेटिक चेंज इन योर ओवरऑल राइटअप। इफ यू डोंट देन फिर ऐसे आपके लिए अगेन वुड रिमेन अ रिडल यू कांट रिजॉल्व। तो पहले मैं गुफ्तगू कर लूंगा देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आउटलाइन मेकिंग स्किल्स हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं कि इवन इफ आपने उसे पहले कभी पढ़ी है नहीं पढ़ी तो भी आपको समझ आ जाए। सीक्वेंस ऑफ लेक्चर ये होगी, हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज एन आउटलाइन एंड इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन आउटलाइन, क्या है क्या नहीं है। फॉलोड बाय एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिटन आउटलाइन। फॉलोड बाय टाइम मैनेजमेंट एंड आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के एक आउटलाइन को नॉर्मली कितना टाइम लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट हम बेसिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जी आउटलाइन है क्या। सादा अल्फाज में आउटलाइन इज बेसिकली स्ट्रक्चर्ड प्लान ऑफ समरी सेंटेंसेस और phrases फॉर ईच पैराग्राफ रिटन एट द स्टार्ट ऑफ ऐसे। जैसे पता चल रहा होता है कि आपने बेसिकली अंदर क्या लिखा हुआ है, जो हमारी एक वर्किंग डेफिनेशन है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम आउटलाइन नहीं लिखेंगे तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, फ़वाद कम हैं। व्हाट हैपन्स विदाउट एन आउटलाइन। आप इंट्रोडक्शन बहुत वीक लिख लेंगे बिकॉज यू डोंट हैव द ओवरऑल क्लैरिटी कि आप अपने ऐसे में क्या लिखने जा रहे हैं। सेकंड, रिपीटेटिव पैराग्राफ्स की पॉसिबिलिटी है। जब आपने आउटलाइन में मेंशन कर लिए हैं पैराग्राफ वाइज टॉपिक सेंटेंसेस तो इट वुड बी इजी फॉर यू टू फॉलो द ट्रेल। थ्री, मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स, इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान कोई आर्ग्यूमेंट याद हो, बाद में आप भूल जाएं। इट्स वेरी मच पॉसिबल। आउटलाइन जब आप लिखेंगे तो यू विल बी एबल टू अवॉइड इट एज वेल। कंक्लूजन अच्छा लिखने के लिए भी ये ज़रूरी है। अल्टीमेटली अगर आप आउटलाइन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे यू आर डूम्ड टू डिजास्टर डिस्पाइट योर गुड इंग्लिश। सो इन सारी चीज़ों से इन्हीं को रिफ्लेक्ट करते हुए हम आउटलाइन की इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन कर लें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें डायरेक्शन लेस होने से बचाती है आउटलाइन। हमारे आर्गुमेंट्स का एक लॉजिकल फ्लो होता है, सीक्वेंस होती है, नेचुरली नए आर्गुमेंट्स नए सब एस्पेक्ट्स और नए एस्पेक्ट्स इवॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जाम रूम में अवर ओनली एनिमी इज टाइम। और उसको कैटर करने के लिए वी हैव द आउटलाइन, वी एग्जैक्टली नो कि हाउ मेनी पैराग्राफ्स वी आर गोइंग टू राइट और कितने टाइम में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, it strengthens the argument quality and reflects maturity and planning in your overall essay. ओके, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्टैंडर्ड आउटलाइन तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक स्टैंडर्ड आउटलाइन बनाती हैं। उनमें से कोई चीज़ मिस आउट हो तो दैट डजंट मीन कि वो आउटलाइन स्टैंडर्ड नहीं है। बट ये अगर सारी चीज़ें हों तो ये बहुत अच्छी बात है। नंबर वन ये होनी चाहिए कि वंस यू राइट वर्ड इंट्रोडक्शन देयर शुड बी इंट्रोडक्टरी रिमार्क। वो कोई कोटेशन भी हो सकती है जो टॉपिक से रेलिवेंट हो या कोई जनरल स्टेटमेंट भी होता है जो टॉपिक से रिलेटेड हो। सेकंड, देयर शुड ऑलवेज बी ए थीसिस स्टेटमेंट। काफ़ी एस्पायरेंट्स नहीं लिखते, वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि लिखना नहीं आता। बट यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट। आई विल टेक अ सेपरेट क्लास ऑन दिस नेक्स्ट।
मेंशनिंग की टर्म्स टू बी डिफाइंड लेटर इन बॉडी पैराग्राफ्स, हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी कि भाई डेफिनेशनल पैराग्राफ लिखना होता है पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स में जहाँ पे एक की टर्म होता है जिसको डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है, सो दैट हैज़ टू बी मेंशन्ड इन आउटलाइन एज वेल। उसके बाद आप ऑस्पेक्ट्स लिखते हैं, प्रेफरेबली इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उन्हें क्वेश्चन फॉर्म में लिखें। देन फिर आप सब ऑस्पेक्ट्स लिखते हैं, प्रेफरेबली आप उन्हें सेंटेंस फॉर्म में लिखें। लेकिन अगर आप उसे फ्रेज फॉर्म में भी लिखेंगे तो ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ एज मच एक्सेप्टेबल एज इट इज़ इन सेंटेंस फॉर्म। आप अगर जो भी सब एस्पेक्ट्स लिख रहे हैं उसमें केस स्टडी भी मेंशन कर लेंगे तो ये आपके आर्गुमेंट को मजीद क्लैरिफाई कर लेगी। यू वुड नॉट जस्ट लीव दिस टू एग्जामिनर कि वो खुद ही चीज़ें समझ लें, बट यू आर गोइंग टू एजुकेट हिम कि ये आर्गुमेंट है, ये उसकी केस स्टडी है। ही वुड गेट अ सटल आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन योर ओवरऑल ऐसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर वुड बी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। तो ये एक पैटर्न है, एक स्टैंडर्ड आउटलाइन का, जो कि आपने डे 5th तक सीख जाना है मुकम्मल तरीकेकार से। ऑन डे 5th वी विल रिपीट दिस। अब आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ मेकिंग आउटलाइन के ऊपर। स्टेप्स से मुराद हम ये कह रहे हैं कि जी आप एग्जाम रूम में आ गए, अब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, ऐसे का पेपर, 10 टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं, अब हाउ टू प्रोसीड। ये ज़रा साइंटिफिकली आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। हर एक स्टेप की अपनी एक साइंस है, मेथडोलॉजी है, एक प्रोसीजर है। उसके ऊपर आपने ड्यूरिंग प्रिपरेशन वर्क करना है। यू वुड सी इट्स रिजल्ट्स वंस यू आर इन द एग्जाम रूम, कि चीज़ें आपके लिए कितनी आसान हो जाती हैं। मिसाल एक हम 2026 के सीएसएस के पेपर की मिसाल ले लेते हैं कि ये 10 टॉपिक्स अब आपके पास आ गए। यूथ बल्ज भी है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड सो ऑन। अब हाउ टू प्रोसीड, उसके स्टेप्स क्या होंगे, आपने ये अपने नेक्स्ट ईयर के जो अटेम्प्ट है उसमें फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 इज वाइजर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। स्टेप नंबर 2 इज थीसिस ब्रेनस्टॉर्म करना। फिर आपने ऑस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, एंड देन सब एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपने इनको रीऑर्गेनाइज और प्रायोरिटाइज करके एक फेयर आउटलाइन बनानी है। इनमें से हर एक स्टेप के ऊपर थोड़ी सी मजीद गाइडलाइंस हैं जिनको आपने अभी सुनना है। मैं मजीद थोड़ा सा क्लैरिफाई करता चलूँ कि जो थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वी विल डील देम सेपरेटली इन अवर सेपरेट क्लास ऑन थीसिस स्टेटमेंट। सो कमिंग टू द फर्स्ट थिंग, वाइजर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, इसमें इसमें आप लोग अपना पहले फीडबैक देंगे कि किस बुनियाद पर टॉपिक सिलेक्ट करें। सो हाउ यू गाइज विल सिलेक्ट अ टॉपिक, इनमें से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है, आप लोग मुझे बताएं। ठीक है, एक नॉलेज है, इंटरेस्ट है, जिसका कंटेंट हो, क्लैरिटी हो, करंट अफेयर से रेलिवेंट हो, जिस पे बेस्ट इंट्रो लिख सकें। ओके। नोइंग डायमेंशंस, नॉलेज टर्मिनोलॉजी, सब्जेक्ट रिलेटेड, ग्रिप हो। अब देखें ये थोड़े से ना आपके जो वेग टर्म्स हैं, अच्छा है, मतलब आई एम गेटिंग द इंटेंट कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कि बेसिकली आप लोग कहना ही चाह रहे हैं कि ये टॉपिक वो सिलेक्ट करें जो बेसिकली आपकी एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है, उसके लिए आप फिर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें। ये अच्छी हैं, लेकिन इसकी थोड़ी सी इलाबोरेटेड अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे देखें कि कैसे होगी। सो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने एग्जाम रूम में प्री कंसीव्ड नोशन के साथ नहीं जाना कि आपको सारे टॉपिक्स आएंगे या आपको कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि एग्जाम में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले जब आप बाहर मोबाइल जमा करा रहे होते हैं, तो उस टाइम बड़े एस्पायरेंट्स हम बड़ी बड़ी भड़कियां मार रहे होते हैं कि मैंने तो इस साल फलां 10 टीचर से असेसमेंट करा दी है तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। दूसरा आगे कहेगा कि यार मैंने कोई 25 टॉपिक्स अटैम्प्ट किए हैं और टीचर्स मुझे खुद कह रहे थे कि यार इतना अच्छा लिख रहे हो, इतना अच्छा लिख रहे हो कि एफपीएससी का एग्जामिनर तुम्हारे घर की एड्रेस ही ना ढूंढ ले। तो सुनने वाले ना बड़े मुतासर हो रहे होते हैं कि यार हमने तो कोई तैयारी नहीं की,
और पता नहीं बस ये सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे और वी आर डूम्ड टू डिजास्टर। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ने वाले लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। ये सारे आखिर में जब रिजल्ट आता है ना, तो आप समझ लें कि ये 6 पर्चों में फेल होते हैं। तो आपने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, बट आपने एग्जाम रूम में इस ख्याल से भी नहीं जाना कि यू आर गोइंग टू फेल, इस ख्याल से भी बिल्कुल नहीं जाना कि जी आपको तो सारी ही आएंगी चीज़ें, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाना। बिकॉज आपने जो ऐसे लिखना है वो वहाँ पे बैठ के ही लिखना है। कोई याद किया हुआ ऐसे आपको काम नहीं आना, कोई याद किए हुए पैराग्राफ आपको काम नहीं आने। आपका जो नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग है वो उसी टाइम एक्सपोज हो जाएगा वंस यू आर राइटिंग योर फर्स्ट पैराग्राफ, दैट्स इट। ऐसे का पेपर रखा ही इस मकसद के लिए गया है कि भाई आप अपने नेचुरल फ्लो में जो है ना वो ज़रा आ जाए। ठीक हो गया। फिर आपने सारे टॉपिक्स को ना अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। उसमें देखने की चीज़ ये है कि कोई ऐसा कोई की टर्म तो नहीं है जो किसी टॉपिक में पूछा गया हो और आपको वो डिफाइन करना पड़े। अगर आपको कोई टर्म आता है ठीक तरीके से तभी जाके आप उसको आगे चलकर जस्टिफाई कर सकेंगे। नहीं आ रहा तो फिर इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो मॉर्टल यूज, वो टॉपिक स्लिप ना करें। असल जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम नंबर 4 है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो एक अंडरस्टैंड द मेन बर्डन ऑफ प्रूफ कि हम इसके एस्पेक्ट्स कितने बनाएं और कितने सब एस्पेक्ट्स बनाएं। मसलन हम 16 पैराग्राफ लिख रहे हैं बॉडी के, इंट्रो और कंक्लूजन एक्सक्लूडिंग है ऐसे के। तो अब एक टॉपिक है सिंपल टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसका तो हमें पता है कि जी इसके लिखने हैं काजेज इफेक्ट सोल्यूशन, तो 5 काजेज 5 इफेक्ट 5 सोल्यूशन। लेकिन टॉपिक आ जाता है फ्यूचर ऑफ कश्मीर काज, तो इसके एस्पेक्ट्स क्या बनेंगे। टॉपिक आ जाता है डीमिलिटराइजेशन इज अ की टू ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन, इसके क्या एस्पेक्ट्स बनेंगे, किस एस्पेक्ट के ऊपर कितने पैराग्राफ लिखेंगे। असल जो एस्पायरेंट्स मार खा जाते हैं, मैंने अभी तक आई टॉट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एस्पायरेंट्स सिंस 2019, और सबका ये प्रॉब्लम है, बर्डन ऑफ प्रूफ समझ नहीं आता। एक ऐसे था उसमें डायलॉग इज द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म टॉपिक था, और एस्पायरेंट ने लिखे कि जी टेररिज्म क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कॉजेज इम्प्लीकेशंस, और डायलॉग किस तरीके से टेररिज्म को कॉम्बैट कर लेगा। सो आई जस्ट गेव हिम 1 पॉइंट फीडबैक, यूर एस इज 25% रेलिवेंट, 75% इरेलीवेंट। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बट एक चीज़ रेलिवेंट है ही नहीं, तो फिर ये तो सारी ही गुफ्तगू बेजार हो गई ना, खराब हो गई। जैसे ये हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे राइटिंग के बारे में, और यकदम हम शुरू हो जाएं जेंडर स्टडीज में उसकी थेरीज को डिस्कस करने, तो आधी क्लास ने तो वैसे ही क्लास छोड़ के चले जाना है कि सर हम तो ऐसे पढ़ने आए थे, ये आप क्या जो है ना जेंडर स्टडीज की बातें करना शुरू हो गए। तो जब हम बेसिक लेवल पे चीज़ों को इस तरह से सोचते हैं, आप उसको एग्जामिनर की एंगल से देखें कि वो तो फिर एक टास्क ओरिएंटेड माइंड के साथ आपको चीज़ें जो है ना दे रहे हैं। सो आपने मेन बर्डन ऑफ प्रूफ समझना है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि व्हाट टू प्रूफ एंड टू व्हाट डिग्री, क्या साबित करना है और कितना साबित करना है। यहाँ से उसकी मुराद ये है कि कितने एस्पेक्ट्स लिखने हैं और हर एस्पेक्ट के ऊपर कितने पैराग्राफ लिख लेने हैं, मोर और लेस ये वाली बातें आपने करनी है। एक और प्रॉब्लम है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक। प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक है आर्ट्स फॉर पीस। तो ये एक आर्ट्स के हवाले से टॉपिक है, एक एस्पायरेंट ने उसे लिखा कि जी देर आर डिप्लोमेटिक आर्ट्स ऑफ पीस, देर आर मिलिट्री आर्ट्स ऑफ पीस, देर आर इकोनॉमिक आर्ट्स ऑफ पीस। ये एक पुअर इररेलीवेंट और अनडिजायरेबल इंटरप्रिटेशन है। दूसरा है जी रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। तो एक एस्पायरेंट उसकी आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के ऊपर चला गया कि रोम की डिज़ाइन ये थी, बिल्डिंग ये थी, इतनी बिल्डिंग्स थी, उसमें इतने मजदूर थे, और इवेंचुअली रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पुअर इंटरप्रिटेशन कि ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। When life throws you, when life gives you lemons, make lemonades। इंटरप्रिटेशन तो समझे ना टॉपिक आपसे पूछ क्या रहा है। इवन बेसिक टॉपिक्स में बड़ा प्रॉब्लम कर लेते हैं एस्पायरेंट्स, जैसे इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड करप्शन इट इज इम्परेटिव नॉट टू compromise ऑन सिविल लिबर्टीज एंड ह्यूमन राइट्स। सो एस्पायरेंट्स सेल्डम अंडरस्टैंड कि इसमें एक्चुअली हमने प्रूफ क्या करना है, इंटरप्रिटेशन इस टॉपिक की हमने कैसे कर लेनी है। हमेशा ख्याल रखें चूज योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, irrespective of how many topics and how many
एस्पायरेंट्स अटेम्प्ट दैट टॉपिक। एक टॉपिक है सीपेक इज अ गेम चेंजर। एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर 2026 में पूछा गया, या पोलिटिसाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। आप ये जहन में लाएं ही ना कि ये टॉपिक कितने लोग कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं। इट इज, इफ इट इज योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, प्लीज लॉक इट एंड गो अहेड। If it is not your area of strength, then it is obviously something you should avoid. कभी कभी ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको ना कोई तीन टॉपिक्स आ रहे होते हैं, आपने वाकई में मेहनत की होती है, आपने कुछ तरह के सेशंस लिए होते हैं, फिर आपने असेसमेंट कराई होती है और आपको ट्रिक समझ आ जाती है कि यार ऐसे की बेसिक जो है ना ट्रिक क्या है। तो जब आपको दो से तीन टॉपिक्स आ रहे हो ना, तो आप फिर वो टॉपिक करें जो कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, और वो आपको पता चल जाता है कि जो रिलेटिवली डिफिकल्ट टॉपिक होता है वो बड़े कम लोग करते हैं। उसका और कोई फायदा नहीं होता, ये फायदा हो जाता है कि यार एक टॉपिक है सीपेक इज अ गेम चेंजर, 10,000 लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स रिपीटेटिव ही हैं। तो आपकी कॉपी चेक हो रही है कोई 4,636वें नंबर पे, तो व्हाट यू न्यू थिंग यू आर गोइंग टू ऑफर टू द एग्जामिनर। ठीक है। बट इफ योर टॉपिक इज अ लिटिल यूनिक, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू पे यू ऑफ। आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने करनी है थीसिस ब्रेनस्टॉर्म। और थीसिस के ऊपर जैसे हमने बात की कि वी वुड हैव अ सेपरेट क्लास। देन आपने एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। इस सेशन में आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि एस्पेक्ट्स आपने सीखने हैं कि कैसे ब्रेनस्टॉर्म होंगे। आई एम टेलिंग यू, एस्पायरेंट्स को ये बर्डन ऑफ प्रूफ समझ नहीं आता, और बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स, कि इसके ऊपर एस्पेक्ट बनेगा क्या, और इसके ऊपर फिर हम सब एस्पेक्ट्स कितने लिखेंगे। सो एस्पेक्ट्स आपने बनाने हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ टॉपिक। नॉर्मली टीचर्स ये सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ाते हैं, वन वर्ड या इशू बेस्ड, हम उनको भी पढ़ेंगे आज की क्लास में। बट हम ज़्यादातर जाएंगे डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ, लाइक चॉइस कैटेगरी, जैसे यूएन सक्सेस और फेल्यूर, जेंडर इक्वलिटी, मिथ और रियलिटी, आई एम एफ एस ए पी कर्स और अब्लेसिंग। तो ये चॉइस कैटेगरी का टॉपिक्स हम करेंगे। फिर क्वेश्चन और स्टेटमेंट फॉर्म वाले टॉपिक है, वॉर ऑन टेरर हैज लेड टू ग्रोइंग अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स, और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, कैन नेशनलिज्म बी इंक्लूसिव। तो इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर कैसे जो है ना वो हम एस्पेक्ट्स बनाएंगे, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। सो वी जस्ट होल्ड ऑन हेयर के, आर यू गाइज इंटैक्ट? आप लोगों को बातें समझ आ रही हैं? दैट्स ग्रेट, इट मीन्स कि आपको आवाज़ भी आ रही है एंड आवर डिस्कशन इज वेरी मच इंटैक्ट। उसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हम इस सेशन में कवर कर लेंगे, बट मोर और लेस हम कोई ना 25 से 35 टॉपिक्स करेंगे, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक यू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इन क्लास। एस्पेक्ट्स हो गए, फिर आपने सब एस्पेक्ट ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। उसकी ट्रिक ये है कि आपने वन एस्पेक्ट एट वन टाइम डील करना है। मसलन टॉपिक है टेररिज्म इन पाकिस्तान, आपने एस्पेक्ट्स बना लिए कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आपने पहले सारे कॉजेज ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, फिर आपने सारे सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने हैं, फिर आपने सारे इफेक्ट्स वॉट एवर जो भी है उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है। सो यू नीड टू ब्रेनस्टॉर्म वन एस्पेक्ट एट वन टाइम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि एस्पायरेंट सोचते हैं कि यार बेस्ट आर्ग्यूमेंट जहन में आए वो हमने लिखना है। कभी भी बेस्ट आर्ग्यूमेंट प्रेशर में जहन में नहीं आता, लिहाजा जो जहन में आर्ग्यूमेंट आ रहा है फिलहाल उसे लिख लें, बिकॉज दिस होल एक्सरसाइज इज बीइंग डन ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर कॉपी, एंड दिस इज अ रफ वर्क जिसको आप आखिर में क्रॉस कर लेंगे। तो कोई मसला नहीं, अगर बेसिक आर्गुमेंट्स भी आपको जहन में आ रहे हैं तो इट इज़ फाइन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू इम्प्रोवाइज देम विद इन एग्जाम रूम। ऐसे लिखा भी एग्जाम रूम में जाता है, इम्प्रोवाइज भी एग्जाम रूम में किया जाता है, और जीता भी एग्जाम रूम में जाता है, एंड इवेंचुअली हारा भी उधर ही जाता है। कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, तो उसमें आपने लेवल्स ऑफ एनालिसिस को जहन में रखना है कि यार कोई आर्गुमेंट है तो पॉवर्टी इन पाकिस्तान के पॉलिटिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, सिक्योरिटी, रीजनल और इंटरनेशनल कॉजेज क्या हो सकते हैं। ये इनको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ एनालिसिस। इनको आप कॉजेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इफेक्ट्स में भी, सॉल्यूशंस में भी, और वॉट एवर। अब हम एक मिसाल ले लेंगे कि जी एक टॉपिक फॉर एग्जांपल आपने 2026 वाले उसमें से चूज कर लिया और उसका नाम है टेररिज्म इन पाकिस्तान।
आपने क्विकली उसके एस्पेक्ट्स बनाए ये तीन, फिर आपने उसके सब एस्पेक्ट्स बनाए। पहले आपने सारे कॉजेज ब्रेनस्टॉर्म कर लिए, फिर सारे इफेक्ट कर लिए, फिर सारे सॉल्यूशंस कर लिए। अब जरूरी नहीं कि आप दौरान ब्रेनस्टॉर्मिंग सबके इक्वल सब एस्पेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म कर जाए। ये भी हो सकता है कि आपने कॉजेज 10 ब्रेनस्टॉर्म किए हों, इफेक्ट 4 किए हों, सोल्यूशन 6 किए हों। तो फिर जब आप तीनों को थोड़ा सा देख लें कि यार थोड़े इनमें से बाकी तो बेहतर है, इफेक्ट्स हमने बेहतर ब्रेनस्टॉर्म नहीं किए, तो जस्ट फोकस मोर ऑन इफेक्ट्स। विद इन एग्जाम रूम आप ये चीज़ सारी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिर में आप इनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि जी इनमें से अंदर मैंने कितने लिखे हैं। मसलन रफ पेज के ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्म किए 50 आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन 50 पैराग्राफ तो हम अंदर नहीं लिखेंगे। अंदर तो हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट 16 पैराग्राफ्स। 16 इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स को हमने अंदर डिस्कस करना है, और उन्हीं के अराउंड हमारी सारी की सारी जो बातें हैं, सारी की सारी जो गुफ्तगू है वो रिवॉल्व करनी है। फेयर आउटलाइन तक आते हैं। अब सारे स्टेप्स मैं आपको फॉलो कराता हूँ। फेयर आउटलाइन के लिए ज़रूरी है कि जी आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कितने टोटल पैराग्राफ लिख सकते हैं। मैं तो आपको 16 पैराग्राफ रिकमेंड करूंगा, मैक्सिमम 18। उससे ज़्यादा आप ना लिखें, नहीं लिख पाएंगे, बुरे पैराग्राफ लिखेंगे और टाइम बर्बाद कर लेंगे। आप रेफर को प्रायोरिटाइज कर लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट शुड बी रिटन फर्स्ट, फॉलोड बाय मोर इंपॉर्टेंट एंड देन इंपॉर्टेंट। ऑलवेज चूज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। Strike balance in some aspects, but based on the burden of proof। बर्डन ऑफ प्रूफ में अगर एक एस्पेक्ट के ऊपर 10 पैराग्राफ लिखने पड़े तो इट इज बेटर, और अगर किसी के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना पड़े तो भी इट इज बेटर, बिकॉज दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉप। रिक्वायरमेंट आपने लाजमी देखनी है। अच्छा, काफी लोग ना एक और चीज भी कर रहे हैं, ये मैंने दो चार बैचेस रिसेंट पढ़ाए, उसमें मैंने फीडबैक लिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि रेफर करके फिर फेयर आउटलाइन नहीं बनाते, फिर वो ऐसे लिखना शुरू कर लेते हैं, और जब पूरा ऐसे लिख लेते हैं 11:45 पे, फिर फिर वो फेयर आउटलाइन बनाते हैं, वो 2 पेजेस छोड़ देते हैं स्टार्ट में। तो फ्यू पीपल मेक अ फेयर आउटलाइन इन द एंड, एक्सेप्शंस डू अकर, बट प्लीज अवॉइड इट। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि हाउ मच यू आर गोइंग टू राइट, हाउ मच यू कैन राइट, और कितने पैराग्राफ्स कितने टाइम पीरियड में आप लिख सकते हैं, और उन्हीं को जरा आपने आगे लेके चलना है। टाइम कितना लेना चाहिए आउटलाइन को, कितने टाइम में आप लोगों को लिख देनी चाहिए। बिगिनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। स्टार्ट रिड्यूसिंग टाइम ग्रेजुअली। इफ आई रिकॉल माई टाइम, हम 2017 में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से डिग्री कर ली हिस्ट्री में, ग्रेजुएशन हो गई। तो कायद अज़म लाइब्रेरी को ज्वाइन किया इन जुलाई 2017। तो फर्स्ट ऐसे लिखा कोई अगस्त के सेकंड वीक में, ऑन द टॉपिक पर्सनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। तो पहली आउटलाइन लिखने में इट almost took me 2 hours, even more than 2 hours if I could recall। लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जब 20-25 आउटलाइन लिख ली और एक्सप्रेशन जो है ना याद हो गया, कंटेंट समझ आ गया, ट्रिक समझ आ गई, हर वीक एक ऐसे 2 इंट्रो आउटलाइन लिखना शुरू कर लिए, थीमेटिक काम करना शुरू कर लिया। सो स्ट्रक्चरली, कंटेंट वाइज एंड ग्रामर वाइज जब चीज़ें इंप्रूव हो गई, तो without exaggerating, it took me just 16 minutes to write a fair outline before my exam। और वही हमने लाइब्रेरी में लिखी, वही 3-4 दोस्त थे, इकट्ठे तैयारी शुरू की थी, और अभी सारे के सारे सिविल सर्विस में अल्हम्दुलिल्लाह, सम इन प्रोविंशियल, अदर्स इन फेडरल, एंड सम इन सम गुड ग्रुप्स। तो आई वांट टू से जस्ट सिंपल, वन सिंपल थिंग इट इज के बिगिनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। अगर आप कल आउटलाइन लिखेंगे और आपको 2 घंटे लगे ना, तो आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि यार आपने आउटलाइन लिख ली। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि यार इसको हमने इम्प्रूव करना है, मैक्सिमम हमने टाइम कम करना है। प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। 3 घंटे के ऐसे में 40 to 50 मिनट्स आपने आउटलाइन को रेडी क्रिएट करने, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम इस पूरे प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, मतलब हम जो भी पढ़ते हैं अभी तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि हम पहले उसकी पढ़ लेते हैं थ्योरी, फिर हम उसकी पढ़ लेते हैं प्रैक्टिस या केस इन पॉइंट। जैसे हमने पैराग्राफ्स पढ़े तो हम पहले उनको एकेडमिकली समझते थे कि यार पैराग्राफ की हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो हो। फिर जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो वी स्टैंड बेटर चांस इन डीलिंग विद दी पैराग्राफ्स।
इसी तरह से हमने आउटलाइन मेकिंग स्किल्स की, अब हमने कोर समझ ली, गाइडलाइंस वुड स्टे सेम। एस्पिरेंट्स कॉल करते हैं मुझे किस तरह में, मुझे अलहदा टाइम ने बताएं आउटलाइन कैसे लिखें। तो ये बस गाइडलाइंस हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है। अब आगे आएगी प्रैक्टिस। पहला टॉपिक मैं कराता हूँ, दूसरा फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ। केस इन पॉइंट ये है कि टेररिज्म इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एस्पेक्ट्स बनेंगे। ये एक टेररिज्म है क्या, टाइप्स क्या हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशन। अब दो तरह की मैंने फ्रेजिंग लिखी है, एक मैंने ब्रैकेट में लिखी है, एक विदाउट ब्रैकेट लिखी है। आपको बताने की सिर्फ मकसद ये है कि एक फ्रेजिंग वो है जो कि हमने रफ में लिखनी है, रफ पेज पे लिखनी है, आखिर में लिखनी है। और एक फ्रेजिंग वो है जो आपने फेयर पे लिखनी है। कॉजेज, इफेक्ट, सोल्यूशन, ये जो फ्रेजिंग है ये आपने रफ पे लिखनी है, लेकिन इनकी जो बेहतर फ्रेजिंग है कि जी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टेररिज्म, ये आपने फेयर आउटलाइन में लिखनी है। सो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, एस्पेक्ट्स लिख लिए, अब इनकी आप करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। टाइप्स, इनको ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे कि यार इनके पॉलिटिकल टाइप्स भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक, रिलीजियस, स्टेट बेस्ड। अब ये गलत हैं सही हैं फिलहाल हमने सोच लिए हैं, फिर हम इनमें से आखिर में देख लेंगे कि यार ये कौन सा रेलिवेंट है, आगे लिखना चाहिए, कौन सा नहीं। हमने फिर ओरिजिन्स की बात की, और ये हमने चार तरह की उसकी जो टाइम लाइन है वो बता दी कि इन चार डिफरेंट फेजेस में ये ओरिजिनेट एंड एवॉल्व हुआ है। फिर हमने बाकी सब एस्पेक्ट्स को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। कॉजेज तो हमने फिर पहले सारे कॉजेज करने होंगे, इफेक्ट तो फिर सारे इफेक्ट, एंड फिर सोल्यूशन तो सारे सोल्यूशन। ठीक हो गया। अब जो भी जहन में आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। फॉरेन एजेंसीज, एक्सपेंशनिस्ट पावर्स, पॉवर्टी, करप्शन, सिस्टम ऑफ जस्टिस एंड सो ऑन। ये जो हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल फ्रेजिंग लिख रहे होते हैं ना, दिस इज फॉर अवर ओन कंजप्शन। हमें पता होता है कि हमने ये जो वर्ड लिखा है इससे हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बस उसको समझते हुए आपने चीज़ों को आगे कैरी ऑन करना है। अज्यूमिंग कि आपने कॉजेज कर लिए, फिर आपने करने इफेक्ट्स ब्रेनस्टॉर्म, ये भी हो गए। फिर आपने सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने, ये भी हो गए। अब आपने टोटल करना है कि यार मैंने पैराग्राफ लिखने 18, इसके अकॉर्डिंग एक इंट्रो एक कंक्लूजन, अब मेरे पैराग्राफ ये होने चाहिए। सो दिस इज हाउ अ फेयर आउटलाइन वुड लुक लाइक। आप वर्ड लिखेंगे आउटलाइन, देन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के नीचे एक सेंटेंस लिखेंगे जिसको हम इंट्रोडक्टरी रिमार्क कहते हैं। आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछिएगा कि सर अगर हम ये ना लिखें तो फेल तो नहीं होंगे। भाई फेल हो नहीं होंगे आप, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप लिखेंगे तो इट इट हैज़ अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट। उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे व्हाट इज टेररिज्म अ बर्ड्स आई व्यू। ये जो व्हाट इज टेररिज्म हमने लिखा है बर्ड्स आई व्यू, इसके ऊपर आपने आगे चलकर लिखना होगा डेफिनेशनल पैराग्राफ। इंट्रो का एक ही पैराग्राफ होता है, वी विल लर्न इंट्रो लेटर। अभी हमने 4 दिन 5 दिन आउटलाइन सीखनी है, फिर हमने थीसिस स्टेटमेंट सीखना है, फिर हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सीखना है, फिर हमने कंक्लूडिंग पैराग्राफ सीखना है। बॉडी पैराग्राफ्स आपने सीख लिए हैं, चूंकि वो मेजर चंक होता है राइटिंग का, उनको हमने इसलिए पहले सीख लिया। सो ऑन डेफिनेशनल ऑन टेररिज्म यू विल बी राइटिंग अ डेफिनेशनल पैराग्राफ। फिर हमने लिखे व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ टेररिज्म। देखें, रफ में हमने वर्ड क्या लिखा, टाइप्स, बिकॉज वी नो इट इज फॉर आवर कंजप्शन। बट हमने फेयर में एक टोटल इसकी डिटेल्ड फ्रेजिंग लिख ली, बिकॉज वी बिलीव के फेयर आउटलाइन की जो एक्सप्रेशन है, इट इज फॉर द एग्जामिनर एंड इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन एवरी सेंस ऑफ द टर्म, इट मस्ट स्पीक ऑन इट्स ओन। फिर हमने इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखा। आप फ्रेज में लिखेंगे इट इज ओके, मैं मना नहीं करता, बट आप प्रैक्टिस कम से कम सेंटेंस की करें। सेंटेंस की इसलिए क्यों नहीं करते प्रैक्टिस, कि सर टाइम टेकिंग है। सो टाइम टेकिंग है तो आप अपने टाइम को इम्प्रोवाइज कर लें, फ्रेजिंग को सिंप्लीफाई कर लें। ये हमने उसकी फ्रेजिंग लिख ली। इसमें से आपने 3 आर्गुमेंट्स आगे लेके जाने हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने ये लिख लिया, इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये हो गया। उसके बाद रीजंस के ऊपर आप आए।
अब यहाँ पे हमने पहला सिंपल फॉर्मेट फॉलो किया गया, वी आर नॉट गोइंग टू राइट केसेस इन पॉइंट, हमने सिंपल सेंटेंस में लिखे हैं, फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान, advent of religious extremism has led to increase in terrorist activities, weakness within the state security apparatus is also one of many reasons, sluggish judicial system undermines government's writ and paves way for terrorist organizations and so on। इसी तरह से आपने इफेक्ट्स लिखे अच्छी फ्रेजिंग में, और फिर उनके सब एस्पेक्ट्स लिखे, फॉलोड बाय सॉल्यूशंस। ये हो गया। एंड देन दिस इज द कंक्लूडिंग रिमार्क, eliminating terrorism is a dream whose fulfillment rate requires enormously vigilant eyes। This brings us to the end। तो आज की जो पहली क्लास है, टेक अवे ये है सिंपल, और इसके बाद हम तो थोड़े से क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेंगे। जहन में आप रख लें, नेक्स्ट 10 मिनट्स वी विल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब सीखने की सिर्फ ये बात थी कि भाई आप अपने आउटलाइन मेकिंग स्किल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं पहले उसको क्लियर कर लें। एक ये सैंपल है, उसको देख लें। कल आप लोग एक आउटलाइन बनाएंगे खुद से, रफ वर्क भी बनाएंगे, फेयर वर्क भी बनाएंगे, और टॉपिक है आप लोगों का पॉवर्टी इन पाकिस्तान। सिंपल, हम टॉपिक से शुरू करते हैं। वंस यू डू इट, उसके बाद हम फिर सेकंड थर्ड कैटेगरी के ऊपर मूव करेंगे। हैविंग सेड दैट, हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस। आप अपने इसमें जूम ग्रुप चैट में शेयर कर लें, जो रेलिवेंट होंगे आज के मैं